सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ कानून साजी और दूसरी तरफ सियासी बाजी। इसमें कोई शक नहीं कि हुकूमत इस वक्त चौमुखी लड़ाई लड़ रही है, जिसे लेकर कल का दिन बहुत अहम है। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में यह बात वाज़ेह हो जाएगी कि किसका पलड़ा भारी है। अगर हुकूमत नैब और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से मुतल्लिका बिल पास कराने में कामयाब हो जाती है तो यह सियासी महाज पर इसकी एक और बड़ी फतह तस्वुर होगी। वाकिफा ने हाल के मुताबिक कल के दिन को लेकर हुकूमती इत्तेहादी तहफ़्फ़ुज़ात के नाम पर अपने अपने मफादात का कासा एक बार फिर भर चुके हैं। इसलिए हुकूमत की फतह यकीनी है, लेकिन सवाल यह है कि सियासी ब्लैकमेलिंग का यह सिलसिला आखिर कब तक चलेगा। दूसरी तरफ हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन की सफ़ों में एक बार फिर हलचल है। मुलाकातों पर मुलाकातें, इशाइये और बयान पर बयान चल रहा है, लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा कि इन हाउस तब्दीली, लॉन्ग मार्च या इस्तीफे, कौन सा तीर चलाना है। आज साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी कह दिया कि इन्हें यह हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करती नजर नहीं आ रही। इल्जाम यह लगाया कि इनको लाने वाले अब एतराफ़ कर रहे हैं कि इनसे गलती हो गई। अब वो इस गलती को कैसे ठीक करें ये अल्लाह को बेहतर मालूम है। साबिक सदर ने राना शमीम के मुतालिक पूछे गए सवाल पर जस्टिस क़य्यूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ दोस्तों की टेप का जिक्र भी कर दिया। उनके तंज का निशाना कौन था ये वही जाने। फिलवक्त मीडिया में जिस खबर का चर्चा है वो राना शमीम का बयान हल्फी है, जिसका इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले रखा है। और आज इसी की समाअत के दौरान अदालत जंग और जियो ग्रुप के इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के मयार पर फिर सवाल उठा रही थी। अदालत के तलब करने पर जंग जियो के मालिक मीर शकील रहमान, रेजिडेंट एडिटर आमिर गौरी और रिपोर्टर अंसार अब्बासी पेश हुए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मीर शकील रहमान को मुखातिब करके इस्तफसार किया कि क्या अखबार की पॉलिसी ये इजाजत देती है कि लंदन में फाइल होने वाला बयान हल्फी आप अखबार के पहले सफ़े पर छाप दें। हाई कोर्ट के जजेस पर तनकीद जरूर करें मगर लोगों का एतमाद ना उठाएं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि एक चीफ जस्टिस किसी के सामने कहे कि जुर्म करो, इस पर 3 साल तक खामोश रहा जाए, फिर एक पुरस्रार बयान हल्फी सामने आ जाता है। अखबार ने कैसे ऐसा बयान हल्फी छाप दिया। अदालती निज़ाम में इंसाफ को मुसलसल मुतासिर किया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जंग और जियो ग्रुप के सरबराह मीर शकील रहमान, साफ़ी अंसार अब्बासी और गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम को शो कॉज नोटिस जारी करके 7 रोज में जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। सवाल यह है कि अब यह मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, जिसे लेकर शहर इक़्तिदार में तब्दीली की अफवाहें फिर गर्म हो गई हैं। क्या इनमें कोई हकीकत है या सब अफसाने हैं? इसी से बात का आगाज़ करेंगे। मरूफ कानूनदान, आइनी माहिर, सियासतदान इत्तेज़ाज़ अहसन साहब हमारे साथ हैं। बाबू डोगर साहब, गुलाम रसा साहब भी गुफ्तगू में शामिल होंगे, सवाल भी करेंगे इत्तेज़ाज़ अहसन साहब से। इत्तेज़ाज़ साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। यानी इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि सबसे बेहतर इस मामले पर बात कर सकती शख्सियत वो आपकी है। तो इत्तेज़ाज़ साहब, क्या ये जंग जियो ग्रुप को बुलाया गया और सारा कुछ उनके सामने रखा जा रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ यही लोग हैं या पीछे कुछ और आपको नजर आता है कि कहानी है? देखिए उसामा, बात यह है कि मैं तो जो देखता हूँ वो उसमें पीडीएम में तो कोई जान नहीं मैं देखता हूँ ना। अगर वो नून साथ भी शामिल हो जाए, और कभी किसी धरने से आज तक कोई गवर्नमेंट गिरी नहीं है। गवर्नमेंट के पीछे फिर रियासत को आके खड़ा होना पड़ जाता है और साथ देना पड़ता है। आपकी नवाज शरीफ की जब गवर्नमेंट के खिलाफ धरने हो रहे थे और यही इमरान खान कर रहे थे, और वो ताहिर खानी और इमरान खान ने पूरा नाटक ऊपर से वो जो कंटेनर के ऊपर से वो जो कर रहे थे, और सारा 24 घंटे हर रोज मीडिया इमरान खान के उस कंटेनर के ऊपर ही होता था। तब भी हमने ये खुर्शीद शाह साहब जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे कौमी असम्बली में, और मैं जो कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था सेनेट में, हम दोनों ने मियाँ साहब से ये बात, हम इसके हक में नहीं है कि कोई भी इस तरह प्राइम मिनिस्टर को उतार सके। ये तो फिर कल कोई और जत्था आ जाएगा जो ज्यादा पुरअज़म होगा इनसे, और वो ज्यादा उसकी न्यूसेंस वैल्यू होगी, तो वो अपनी बात वो क्या शिया को जब तक आप काफिर नहीं डिक्लेयर करते करार देते, हम जाने वाले नहीं। कोई कहेगा कि जब तक हमारे मसलक की
शरीयत आप यहाँ नफाज नहीं करते हमारे मसले की, तब तक हम जाने वाले नहीं। तो ये कब तक ये सिलसिला ये नहीं चलना चाहिए, और हम मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हो गए थे। और आज ये मियां साहब को तजर्बा बिल्कुल है कि मियां साहब जब तनहा थे तो उनके साथ कोई भी नहीं था, और जब उनको पता लगा रियासती अदारों को कि ये तो मियां साहब के साथ खड़ी हो गई है, तो फिर वो उनका रवैया भी तब्दील हो गया। वो अंपायर की जो उंगली उठने को बेताब थी, बेचैन थी, वो उंगली न उठती थी। तो ये चीज इनको याद रखनी चाहिए पीडीएम और नवाज शरीफ की पार्टी को। वो उनका एक बड़ा मसला ये है कि उनके आपस में अंदर बहुत इंतजार, लेकिन वो ये जो सवाल है ना जी कि क्या पहले पहले क्या करें हम। हाँ, ये जो अचानक ये बात सामने है कि जब इनका केस चल रहा होता है कि हमेशा मियां नवाज शरीफ साहब के केसेस में इस तरह की चीजें क्यों सामने आ जाती हैं कि लंदन में बयान हल्फी, इसकी ये फरमाइएगा क्या कानूनी हैसियत है, और आप समझते हैं कि बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कि ये इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, और यानी अदालती कार्रवाई को इस तरह से अगर कोई बयान हल्फी आ जाता है, अखबार में इस तरह खबर छप जाती है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? बड़ा संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है, और संगीनी इसकी इसमें है कि इसमें इससे ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि चीफ जस्टिस, पहले तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुक्म दे सकता है एक हाई कोर्ट के एक जज को कि इस तरह करो और उस तरह करो, और वो दबाव में आके करेगा। दूसरा, इसमें ये एक अफसानवी बात बिल्कुल अफसानवी लगती है और घड़ी भी है वो कि आप कहते हैं कि जो हुक्म दे रहा है किसके केस के मुतालिक, कोई आम खास केस नहीं है कि कोई फरोख्त खरीदो फरोख्त का झगड़ा है और वो कोई 20 लाख इस पार्टी ने उसका देना है। यहाँ थ्राइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, 3 दफा प्राइम मिनिस्टर हुआ हुआ एक शख्स है मुल्क में, उसके और उसकी बेटी के केस में वो हिदायत दे रहा है, किस तरह दे रहा है कि अपने रजिस्ट्रार को गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद फोन कर रहा है अपने रजिस्ट्रार को, उसको कह रहा है कि आप उन जज साहब के पास जाएं और जाके उनको कहें मुझे फोन करें, और अगर फोन ना कर सकते हो वो तो उनको ये पैगाम दे दे कि मरियम और नवाज शरीफ की जमानत नहीं होनी चाहिए इलेक्शन से पहले। अब ये कौन बेवकूफ है? वो जज तो छोड़ो, जज तो फिर भी उनमें शऊर इतना तो है, कौन ये करेगा कि बीच में गवाह भी बिठा के, और ये सारा ये जो लोग मनी ट्रेल नहीं देते वो इस पेपर ट्रेल इसकी सारी दे रहे हैं। और हुस्ने इत्तफाक है कि ये शमीम जो जज है इसको मुद्दई जो है इसको लगाया नवाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान का चीफ जस्टिस। हुस्ने इत्तफाक है कि नवाज शरीफ ने ये पहले हिंद हाई कोर्ट का जज राग होता है, उसने इत्तफाक है कि वहां से निकाला गया पीसी और जजेस के साथ। उसने इत्तफाक है कि ये नवाज शरीफ ने इसको चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान लगा दिया। उसने इत्तफाक है कि वो लंदन में जाके ये एफिडेविट देता है 3 साल बाद, ये लाहौर से में क्यों नहीं नोटराइज किया जा सकता था, और लंदन की नोटराइजेशन से क्या फर्क पड़ता है। और हुस्ने इत्तफाक है कि नवाज शरीफ भी हुआ है, उससे इत्तफाक है कि नोटरी पब्लिक भी इनका कॉमन है, एक ही है, और कम से कम 1.5 लाख 2 लाख नोटरी पब्लिक होंगे लंदन जैसे कारोबारी शहर में, दुनिया का कारोबार वहाँ डॉक्यूमेंट की होती रहती है, 2 लाख से भी ज्यादा वहाँ होंगे। ये उसमें इत्तफाक है कि उसी के पास जाता है ये जिसके नवाज शरीफ का जो नोटरी पब्लिक है। तो ये तो इनका, और फिर आप देखिए कैसे जज साहब को पैगाम जा रहा है, मुबैना तौर पर बैठे ही नहीं, आमिर फारूक साहब तो बेंच पे उससे थे ही नहीं, और उसका नाम क्यों लिया जा रहा है? उसका नाम इसलिए लिया जा रहा है कि कल की पेशी में वो मौजूद है, वो उन्होंने केस सारा ज्यादातर सुन लिया है, बहस उनको अब समझ आई नहीं है, अब उनको वहां से नॉकआउट करना है, तो आपने उनका नाम बीच में डाल दिया है। शमीम, राना शमीम की जुबानी,
ईयर से है सारा। ये तो वैसे ही सुनी सुनाई बात हो जाती है। अब जो राना शरीफ उनके क्या पता कि वो आगे दूसरी रजिस्ट्रार या दूसरी तरफ या वाकईतन आमिर जस्टिस आमिर फारूक है, ये उसको क्या, ये तो सुनी सुनाई की भी सुनी सुनाई हुई। ये इनएडमिसिबल डॉक्यूमेंट है। और इस डॉक्यूमेंट को इस तरह देखे, हल्की बयान इस तरह नहीं होता कि मैं नोटरी पब्लिक के सामने जाके कहूँ कि मैंने ये मतलब कारनामे किए और फिर मैं वो हल्की बयान सारे बाजार में चाहे बांटता रहूँ, सारे बाररूम में बांटता रहूँ, उसकी कोई ऐसी हैसियत नहीं है कानूनी तौर पर, सख्तन कोई हैसियत नहीं है। अच्छा, और वो हल्की बयान होता है जो किसी अदालत में दिया जाए, किसी मजाज अथॉरिटी के सामने दिया जाए, किसी एक मुकदमे में दिया जाए, उस मुकदमे में ये मुअल्लफ या फरीक हो या गवाह हो, इसका क्या है? ये तो चिथड़ा है कागज का। ये अच्छा, इसको पब्लिक किया गया है सिर्फ इसलिए कि कल वो चाहते हैं कि जस्टिस आमिर फारूक साहब उनका केस न सुने और वो अपने आप को ऐसा करने से वो गुरेज करे और रिफ्यूज कर ले अपने आप। अच्छा, करना चाहिए। आपने कहा कि ये एक चिथड़ा है। अब मसला ये कि एक रेगुलर मीडिया, एक बड़ा अखबार इस चिथड़े को पकड़कर एक बड़ी खबर बनाए विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, ये जाने बगैर कि वहाँ पर जो 2 रुकनी बेंच बैठे हुए हैं उनमें आमिर फारूक साहब नहीं है, वो तो पाकिस्तान में ही नहीं थे, वो वाला सारा पोर्शन उड़ा दिया जाता है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। आज जो सवालात हुए हैं तो इसकी क्या हैसियत है? मेरा मतलब कि मीडिया को भी तो रेगुलेट होना चाहिए कि आप जो मर्जी लिख दें, जो मर्जी छाप दें, और वो किसी एक पार्टी को, एक फ्री को खुश करने के लिए, और उसके बाद ये है कि जनाब उसको कहे कि जी ये तो साफ्ती हिस्सा है, ये तो मैंने जर्नलिज्म की है। दरअसल बात यह है कि एक जो जिन्होंने कॉलम लिखा है वो आपको याद होगा कि एक रिवायत चल पड़ी थी। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब जब बहाल हो गए, हमने बहाल करा दिया उनको, वो बहाल हो गए तो उन्होंने एक रिवायत 5 साल उसके बाद वो चीफ जस्टिस रहे। मैंने तो जब वो बहाल हुए उस दिन उनको कहा, उस रोज कहा कि देखें चौधरी साहब, आप जितना ताकतवर चीफ जस्टिस, बाइख्तियार चीफ जस्टिस कभी और शायद कभी ना आए कि जिसके 5 साल भी हो। अब 1.5 साल के लिए कोई चीफ जस्टिस बन रहा है, कोई 23 दिन के लिए, वो ख्वाजा जवाद बना था 23 दिन के लिए चीफ जस्टिस। तो ये 5 साल मिले इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के एक पैटर्न बना लिया कि एक कॉलम लिखा जाता था एक अखबार में, और वो सुबह आते थे, वो शाम को कॉलम लिखवाते थे, सुबह आते थे और वो उस पर सुओ मोटो नोटिस जारी कर देते थे। अब ये समझा जा रहा है कि वही अतहर बिन अल्लाह भी वैसा ही शख्स है। अतहर बिन अल्लाह एक माशाअल्लाह बड़ा बहुत ही फर्ज शनास और प्रॉपर जज है। ठीक। अच्छा गुलाम रज़ा साहब भी आपसे सवाल करना चाहेंगे। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं कि ये इत्ज़ाज़ साहब, ये नून लीग के साथ ही क्यों होता है? जज अरशद मलिक वाला सारा मामला आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, फिर नून लीग ने इस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और आपने उस वक्त कहा था कि अब तो बड़ा साफ हो गया केस, ये तो नवाज शरीफ को आज रिहाई मिल सकती है अगर ये चीज़ ले जाए अदालत में, लेकिन वो मामला उस तरह उन्होंने नहीं उठाया। और ये अतहर बिन अल्लाह साहब की जिस तरह आपने बात की है, आप फरमा रहे हैं, तो ये वो इन पर कभी नून लीग ने नहीं कहा कि इनको उठा के बाहर फेंक दो, ये बुत हैं, इन पर तंग कर देंगे, यानी इन पर कभी इतराज़ नहीं किया। अब उन्होंने अब सुओ मोटो अगर लिया है तो मेरा ख्याल है दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। गुलाम रज़ा साहब आप प्लीज़ सवाल कीजिएगा। चौधरी साहब ये फरमाइए कि जिस तरह से आपने फरमाया कि एक चीथड़ा है ये, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस चीथड़े के ऊपर शो काज नोटिस भी जारी किया गया है, जवाब भी तलब किया गया है, सहाफ़त के म्यार की भी सवाल उठाया गया है। तो क्या कोई आने वाले दिनों में इससे कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ आए तो फिर लोग इस सारी कॉन्स्पिरेसी का यकीन करेंगे कि वहाँ क्या होता रहा था और किस तरह से होता रहा था?
ये जो मैंने कहा है ना, अर्ज किया कि ये चीथड़ा है, ये कानून की आंख में, कानून की नजर में इसकी कोई अहमियत नहीं। ये मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई अहमियत नहीं, कोई अहमियत है ही नहीं। लेकिन ये एक चूंकि कानून से मतलब है, अलावा जो माशी तौर पे ये एक तस्वीर देना, इसके जरिए तस्वीर क्या, बाकायदा उसमें तो वाकयात और वो बनाई गई है कि अदलिया को उससे बहुत जिक पहुंचे। ये चाहते ये हैं कि अमर फारूक साहब ना बैठे। इन्होंने वो स्टोरी कहाँ से ले आए कि जी वो साकिब निसार साहब और ये जज साहब मुहल्लफ जो है ये बैठे हुए थे और गिलगित बल्तिस्तान में, और वहां से फोन किया और इनके सामने कहा कि कत्ल कर दो, ये तो इस तरह के कत्ल कर दो, मार दो उस बंदे को। ताकि बात कोई बांधने वाली कोई ये जो है अब, लेकिन ये लंदन प्लान है। अच्छा। ये लंदन प्लान का हिस्सा है। तो ये और लंदन प्लान जो है उसमें उन्होंने, शरीफ खानदान ने हर काम करना है, कोशिश करनी है अपनी जान जाने के लिए। ठीक। उनका स्टेक कितना ज्यादा है, करोड़ों में नहीं है। तो सब एक ये भी ये बात भी सामने आ रही है कि अब जब ये उनका एफिडेविट है जो पिट गया, वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक ऐसी वीडियो और ऑडियो और व्हाट्सएप चीज़ मौजूद है जो शायद उसके बाद किसी को कुछ भी पूछने की या दस्तावेज़ाती सबूत मांगने की या कोई और चीज़ उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो मुबैना तौर पे ऐसी कोई चीज़ अगर खुली शहादत सामने आती है और उसमें भी इसी तरह की चीज़ें हों, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से और नैब कोर्ट के जज के हवाले से या दीगर इस तरह के हवाले से, उसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं इस अदालती फैसले पे? सही। इस बात को 2-3 तनाज़र में देखें। एक तनाज़र ये देखें उसमें कि इनके पास ये कह रहे, इनके पास और बहुत कुछ है। वो इनके पास ब्लैकमेल टेपें बनी है। वो खुद मरियम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिसमें शाहिद खान अब्बासी भी और एहसन इकबाल भी और शहबाज शरीफ भी और दीगर टॉप लीडरशिप ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उसने कहा था, धमकी दी थी कि खबरदार किसी ने कोई शरारत करने की और सबके बारे में बड़ी टेप है। पहली तो बात यह, मैं मायूस हूँ अपनी अदालतों से कि उन्होंने वो उससे कहा क्यों नहीं कि वो टेप दो। वो इस मुकदमे में जो उस पर चल रहा है, जो अपील ये चल रही है, जो आमिर फारूक साहब के रूबरू चल रही है, उसमें ये इनको पहले कहना चाहिए था भाई, जो आपके पास ब्लैकमेल की टेपें हैं उसमें यूं लगता है कि आपने कोई अदालतों के बारे में भी टेपें बनाई हुई है, ये किया हुआ है, फौजियों के बारे में भी वो आप सारी जमा कराएं। ये पहले होना चाहिए था। ये तो खुद मानती है मरियम बीबी कि मेरे पास टेप है और मैं हशर कर दूंगी। दूसरी चीज जो है इसमें, उसको इस तनाज़र में देखना चाहिए इस बात को कि ये जो ये दस्तावेज जो बनाई गई है, इसको बनाने वालों का माजी क्या है। एक प्रिंसिपल है कानून शहादत का, सिमिलर फैक्ट कॉन्डक्ट। अगर एक बंदे को इल्जाम लगे कि आपने ये साइकिल चोरी किया है और उस पर ये भी कुछ शहादत सबूत आ चुका, उसके 20 साइकिल पहले चोरी किए हैं, तो 21वां साइकिल उस पर प्रिज्यूम भी किया जा सकता है कि ये वारदात भी ऐसी करता है। अब उन्होंने फोर्ज किया। दूसरा डॉक्यूमेंट जो इन्होंने जमा कराया वो कतरी खत था जिसमें दास्तान ही बिल्कुल और थी, जो दास्तान इन्होंने कौमी असेंबली के फ्लोर पे ली कि ये है वो तमाम सबूत जनाब
स्पीकर उसके बरक्स था कतरी खत, तो कतरी खत भी इनका गलत था। अच्छा। या इनका बयान कौमी असेंबली में गलत था। 2 मरतबा इन्होंने कौम से खिताब किया उसी दौरान, और कौम से खिताब में भी इनका ये था कि जी हमें एक मिल थी जो हम ने अबू धाबी में लगाई थी और उसको हमने बेच के इत्तज़ार साहब अब इससे कितना, इस केस का कितना इम्पैक्ट जाएगा? एक जज जो एक केस सुन रहा है उसके ऊपर, मेरा मतलब कि कल उनका केस है, आमिर फारूक साहब उसको सुनेंगे, कितना वो उस पर इन्फ्लुएंस होगा उन पर, कितना वो अंडर प्रेशर आएंगे? इस तरह तो कल कोई भी बड़ा ताकतवर आदमी किसी भी जज को कंट्रोवर्शियल कर देगा ताकि उससे केस निकलवा ले अपना। तो इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? अब देखिए, आमिर फारूक साहब एक स्ट्रेट आदमी और शरीफ आदमी है। मुझे ये फिक्र है कि वो कहेगा कि जी मैं इसमें अब मेरा नाम आ रहा है और मैं नहीं बैठता। तो हालांकि उनको बैठना चाहिए। तो सर ये तो फिर केस ही लटक जाएगा। तो ये तो वो चाह रही है, यही तो शरीफ फैमिली चाह रही है, यही तो साजिश है सारी। ये एक बंदा जो पाकिस्तान में नहीं है उस पे सारा कुछ डाल दिया गया। सर ये टाइमिंग ये क्यों होता है? आपने उसने इत्तेफाक की बात की कि इनके पास हर एक की वीडियोस क्यों होती हैं? कभी हम यानी आसिफ अली जरदारी साहब ने बात की, मलिक अब्दुल क्यूम वाली मामला, उससे पहले भी आप देखें ये नून लीग के साथ ही क्यों इस तरह से ये चीजें सामने आती हैं? और जिस तरह से अब ये सारा कुछ अनफोल्ड हो रहा है, मेरिट्स पर क्यों नहीं आ जाते? आप मनी ट्रेल क्यों नहीं दे देते, बजाय इसके कि ऑडियो वीडियोस और फलाने की ये फलां की ये इसी के पीछे क्यों खेलते रहते हैं? ये तो संग बदस्त हो गए हैं, इन्होंने तो पत्थर चलाए हैं तो और अपनी गाड़ियों में भर भर के लेके आए हैं। ये तो अर्की इन्होंने इंतहा की है इन्होंने, जो ये जो कभी सोची नहीं जा सकती, इनकी इमेजिनेशन में ही आती है। हमारी तो इमेजिनेशन में भी नहीं आ सकती कि ये कर सकते हैं हम। तो आपने देखा कि चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, चाहे बीबी थी, चाहे आसिफ थे, ये कितनी पेशियां तो मेरा हजारों में पेशी है इनकी, हमारी क़यादत की। कोई झगड़ा नहीं किया, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी, अदालत में जाते रहे वकीलों के साथ और पेशियां करते रहे। आखिरी सवाल, ब्रेक का वक्त हो रहा है, ये फरमाइएगा कि अब जस्टिस अतमिल्ला साहब ने कहा है कि जी साकिब निसार साहब के खिलाफ अगर आप सबूत ले आए तो हम कार्रवाई करेंगे, तो अगर सबूत ना आए तो फिर क्या होगा? अगर सबूत ना आए तो इनके खिलाफ जाहिर है कार्रवाई राना शमीम के खिलाफ तो बहुत सख्त हो सकती है, उसको तो सजा हो सकती है, कैद हो सकती है। ठीक, और आपको लगता है कि वो जब आएंगे तो पीछे इसमें, अच्छा मुझे कहा जा रहा है ब्रेक का चुके वक्त हो गया, न्यूज़ अपडेट्स हैं। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब बहुत बहुत चुटने में वक्त दिया और बहुत सी जो बातें थी लोगों के जहनों में थी उनका जवाब दिया है। ब्रेक के बाद बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह हुकूमत जितनी मुश्किल में नजर आ रही थी उसने किया क्या है ऐसा कि सारे इत्तेहादी मान गए हैं, और कल अब ये कहा जा रहा है कि जी हुकूमत जो ज्वाइंट सेशन है उसमें बिल पास करवा लेगी। ब्रेक के बाद बात होती है। अब पता चला, अब पता चला। इमरान खान साहब बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे थे, इत्तेहादी नाराज थे, स्टेटमेंट्स दी जा रही थी जी हम साथ नहीं देंगे, चाहे MQM हो, चाहे काफ लीग हो, चाहे GDA हो, हर तरफ से इस तरह की स्टेटमेंट्स थी। अपोजिशन बहुत ज़्यादा खुश थी, हत्ता कि ये नौबत आ गई कि पार्लियामेंट का बुलाया गया इजलास, मुश्तरका इजलास, वो मुलतवी करना पड़ गया और बुलाया गया था जी इंतखाबी इस्लाहात के लिए, और आखिरी वक्त पर ये बुलाने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मुलतवी करना पड़ गया। लेकिन फिर क्या होता है कि इमरान खान साहब मुलाकातें करते हैं सबसे और अपने तमाम इत्तेहादियों से, और उसके बाद कहा जाता है जी रूठे सारे मान गए हैं, सब इत्तेहादी जो हैं इकट्ठे हो गए हैं। तो गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये इमरान खान साहब के पास ऐसा क्या आया कि उन्होंने एक एक मुलाकात में ही सबको मना लिया है, और अब कल गालिब इम्कान यही है कि ये बिल पास हो जाएगा, क्योंकि वरना ये बड़ी एम्बैरसमेंट होगी गवर्नमेंट के लिए। पहले एक दफ़ा मुलतवी कर चुके हैं और फिर तकरीबन वो सूरत हाल हो जाएगी कि जो सेनेट इलेक्शन में हमने देखा था कि यूसुफ ज़गलानी जो है वो जीत गए थे, तो इमरान खान साहब को इत्तेमाद का वोट लेना पड़ गया था। और अभी देखिए शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे आपने मुलतवी किया इजलास, इसका मतलब आपके पास मेजॉरिटी नहीं रही, इमरान खान मुस्ताफ़ी हो जाए। तो ये बड़ा डू एंड डाई सिचुएशन है इस वक्त। कल बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल है, और अब तक की जो इत्तलात हैं हमारे पास उसमें अगर हम ब्रेकअप जो हमने बनाया है तकरीबन 440 मेंबर्स हैं दोनों ईवानों के,
2 मेंबर्स इस वक्त मौजूद नहीं हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से है। एक परवेज़ मलक जो फौत हो गए हैं और दूसरे एक साक डार जो कि सेनेट के सेंटर बने थे लेकिन वो हलफ नहीं उठा सके। ठीक है। अब जो इस वक्त तक की हमारे पास ब्रेकअप है उसमें 221 मेंबर्स जो हैं वो हुकूमत के हैं। अच्छा जी। और 219 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। वो 2 मेंबर्स का फ़र्क है। अगर सारा कुछ इसी तरह से जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं कि मैं मैनेज कर लिया है मैंने, अगर उसी तरह से कर लिया जाए तो PTI के 183 मेंबर हैं, MQM के 10 हैं, PMLQ के 6 हैं और बाप के 14 हैं, GDA के 4 हैं, अवामी मुस्लिम लीग 1 है, जमहूरी वतन पार्टी 1 है, आज़ाद 2 हैं और इस तरह से ये 221 लोग बनते हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो PMLN के जो है वो 99 हैं, PPP के जो है 71 हैं, MMA के जो हैं वो 21 हैं, BNP मैंगल के 6 हैं और ANP के 3 हैं, आज़ाद 3 हैं, NP जो नेशनल पार्टी है वो 2 हैं और जो PK मैप है उसके 2 हैं और दिलावर ग्रुप के जो हैं वो 6 हैं। अब दिलावर ग्रुप जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल है इस एतबार से कि वो वोट तो अपोजिशन को देता है, वोट हुकूमत को देता है लेकिन है अपोजिशन में। तो अब ये है कि या तो 221+6 किया जाए, दिलावर ग्रुप अगर हुकूमत के साथ खड़ा हो जाता है तो ये 221+6 जो है 226-27 लोग जो हैं ये इनके पास हो जाएंगे तकरीबन। और अगर 3-4 लोग भी मसलन जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनको उनके साथ बातचीत तो की गई है कि वो मेहरबानी करें उनके साथ आएँ और इनके साथ लोग आएँ। अगर वो 2-4 लोग छुट्टी कर जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं तो फिर तमाशा जो है वो तब्दील भी हो सकता है। बिल्कुल और ये बड़ी अहमियत का हामिल कल का इजलास है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 43 बिल्स जो हैं वो मंजूरी के लिए 43 रखे गए हैं। हालांकि कहा यह गया था जी 43 बिल्स। जी बिल्कुल, ये कोशिश की जाएगी कि ये थोक के हिसाब से बिल जो है ना आपके लिए पास कर दिए जाएं। 28 हुकूमती बिल्स हैं। अच्छा और 15 निजी बिल शामिल हैं। अच्छा जी। जो लिस्ट अभी तक आई है वो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो एजेंडा है उसमें कहा तो ये गया था कि 8 या 10 बिल जो हैं वो इस इजलास में मंजूर करवाए जाएंगे। सबसे अहमियत के हामिल तो आप समझें कि 2 बिल ही हैं जो कि EVM के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब बार बार कह रहे हैं कि वो हर हाल में चाहते हैं कि मशीन इस्तेमाल की जाए वोटिंग में। और दूसरा जो EVM के बाद जो दूसरा है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का है। तो ये अब सूरत हाल इंतहाई गंभीर है। देखिए ये एक ट्रैप भी हो सकता है। अच्छा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि जी 19 से पहले ही सारा कुछ किया जा रहा है, 19 के बाद क्यों नहीं किया जा रहा है। वैसे इमरान खान साहब को ये तासुर दूर करना चाहिए था, उनको 21, 22, 23 को कोई इजलास ये तलब करना चाहिए था। ये बहुत गहरा हो रहा है, ये तासुर बहुत गहरा हो रहा है और ये बहुत ही पार्लिमानी जमहूरी रवायात में ये बहुत बुरी बात है कि अगर इस तरह से आप किसी के साथ अटैच हो जाए या मिलाइन हो जाए कि इमरान खान साहब जो वो 21, 22, 23 को ले जाते हैं, ताकतवर हल्कों की कोई हिमायत ही खो देंगे। इसके साथ जी इसकी बात ये है सर। अच्छा, ये अगर देखें कि आप इस तरह से सूरत हाल हो जाए तो यकीन कीजिए कि कल सेटबैक हो जाए गवर्नमेंट को खुदा ना खास्ता जी, और अपोजिशन जो है वो 2-4 नंबर से इनसे आगे निकल जाए जी, फिर क्या होगा। वैसे खुदा ना खास्ता आपने जो कहा है आप ये इसका मतलब है कि आप सब कह रहे हैं कि हो ही जाए पास तो बेहतर है। चले मैं इस पर आता हूँ, मैंने अजरा मज़ाही बात जी। देखिए पता क्या है, ये देखें डिस्टेबलाइजेशन जो है वो सही, ये मुल्क के लिए खतरनाक है। अच्छा बाबड़ोगर साहब, किसी भी लिहाज से ठीक है गुलाम साहब, आपने बड़ा जबरदस्त सारा नंबर जो है हमें बता दिए हैं। सिर्फ 2 नंबर का वैसे तो फर्क आ रहा है, 221 जो हैं गवर्नमेंट के पास हैं वोट्स और अपोजिशन के बाद 219 हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन जिस तरह गुलाम साहब ने बाबर साहब कहा कि अगर 1-2 लोग भी नहीं आते जहांगीर तरीन ग्रुप के या किसी भी, इस तरह काब लीग से भी बात हुई थी, हमने अपने खबर अपने प्रोग्राम में ब्रेक की थी कि काब लीग से भी उन्होंने कहा जी इत्तेहाद छोड़ दें, अलहदा हो जाए, दरखास्त की गई है अपोजिशन की तरफ से। तो ये दरखास्तें तो गई हैं, ये तो अपोजिशन की तरफ से भी हो सकता है लोग गायब हो जाए। माजी में तो ये होता रहा है। बाबर साहब क्या होने वाला है? उसामा साहब,
आज शहबाज शरीफ ने भी जमात इस्लामी के सराजुल हक साहब से भी रब्ता किया, अपोजिशन के सारे लोगों से रब्ता किया, कोशिश करने की कम अपोजिशन का कोई वोट जो है वो कम ना हो, अपोजिशन यूनाइटेड रहे। अब हुकूमत के अंदर अपने इश्यूज़ हैं, GDA का इशू है, PMLQ का इशू है, MKM का इशू है। अब कहा तो ये जा रहा है कि MKM जो है उसने भी अपने 2 बिल जो है मंजूर, वो भी कह रहे हैं कि 2 बिल जो है, एक सैदाबाद यूनिवर्सिटी है, दूसरा मदमशुमारी के वाले जो बिल है वो है। काफ लीग के अपने इशूज़ हैं कि जनाब हमें इतमाद में नहीं दिया गया, हमारे काम नहीं हो रहे, हमें बजट नहीं दिया जा रहा, इस तरह GDA के इशूज़ हैं। लेकिन जिस तरह से गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा कि कल एक ट्रैप भी हो सकता है, अपोजिशन तंग तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पंजाब में काफ लीग इत्तेहादी है, लेकिन जिस तरह से काफ लीग को उस तरह से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा, यहाँ पे तो हुकूमती बंदों को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। काफ लीग तो खैर बड़ी दूर की बात है। जब चौधरी बिरादरान कमिटमेंट करते हैं तो वो फिर कमिटमेंट निभाते हैं, वरना वो वैसे ही कह देते हैं कि जी मुश्किल है, वो एक दफा करके तो मुश्किल है। देखिए काफ लीग डिवाइडेड। आज हमजा शहबाज शरीफ साहब की भी मुलाकात हुई है, हमजा शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है, उसको भी ज़हन में रखें। गुलाम मुर्तज़ा साहब काफ लीग डिवाइडेड है, मसला ये कि ऑप्शन कोई नहीं है, क्या करें? क्या वो अपोजिशन की तरफ चला जाए, वहाँ पर उनको क्या मिलना है? अगर ये गवर्नमेंट गिर भी जाती है तो फिर भी इसी तनख्वाह पे कायम करना है किसी और। यहाँ तो ये है कि वो ये चाह रहे हैं ठीक है नून लीग थोड़ा सा हौसला करे, चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला के लिए नॉमिनेट करे, सुबह वो जनाब देख लें कि वो इनके साथ खड़े होंगे। इस पे तो नून लीग क्या नहीं है। आज मौलाना फजलुर रहमान ने ये कहा है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट गिराई जाती है तो फिर उसके बाद मुतबादल क्या है? मुतबादल एक ही है, वो है कि काफ लीग के साथ मिलकर पार्टी और नून लीग यहाँ पर गवर्नमेंट बना लें, उसके लिए चौधरी पीरलाई को वज़ीर आला बना दें। इस पे नून लीग किसी तौर पे तैयार नहीं है, तो काफ लीग क्या करे? यहाँ इधर इस साइड पे भी कुछ नहीं मिलना, तो जिधर बैठी हुई है फिर उधर बैठी रहेगी, फिर वो उसको सपोर्ट कर देगी। असल तो ये चीज है, नून लीग ने मास्टर स्ट्रोक खेलना था ना, वो खेल लेती तो सुबह सारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन बाकी सर बाबर साहब MQM है, GDA है, बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, वो उनका क्या है? वो भी तो नाराज नजर आ रहे थे, उनको भी अचानक मना लिया गया। देखिए जो MQM थी, आप देखिए कि उनकी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन थी। वो तो ये कह रहे थे कि ना ये जो मशीन वाला सिस्टम है ये है ही गलत है, क्योंकि इसकी सॉफ्टवेयरिंग गवर्नमेंट ने करनी है। हमें क्या पता कि कल कौन सी सॉफ्टवेयरिंग है, जो जीता हुआ है वो हार जाएगा, हारा और जीत जाएगा। अब 2 उन्होंने अपने बिल दिलवा लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का बिल और मदमशुमारी का बिल। अब मुझे नहीं पता कि ये मुर्तज़ा साहब बता सकते हैं कि कल ये बिल दोनों पेश हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या इसकी ड्राफ्टिंग होनी है, और बाद में अगर गवर्नमेंट मुकर गई तो फिर ये क्या करेंगे? ये तो दर्जनों के हिसाब से तो बिल है, लंबी फहरिस्त है इसमें, लंबी फहरिस्त है। जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। इसमें इलेक्शन से मुतल्लिक़ तरमीमी बिल्स हैं, इंतखाबात तरमीमी बिल 2020 है, ऑर्डीनेंस जो है वो आलमी अदालत इंसाफ के फैसले से मुतल्लिक़ जो कलभूषण वाला है वो है, फिर इस्लामाबाद से मुतल्लिक़ खुराक के तहफ़्फ़ुज़ का बिल है, किराएदारी का एजेंडा है, एंटी रेप ऑर्डीनेंस है, क्रिमिनल लॉ है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, हैदराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल साइंसेज, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉरपोरेट कंपनियाँ, ये तरमीमी बिल है। ज़राअत और कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ के मकासद के लिए बिल है, और नेशनल वोकेशनल ट्रेनिंग है, मुस्लिम फैमिली लॉज, पाकिस्तान अकादमी अदबियात और पोर्ट कस्टम अथॉरिटी बिल्स हैं, मालियाती इदारों की रकूम के महफूज मुंतकली का बिल है, फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कारपोरेशन जो है उसका तरमीमी बिल है, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन का बिल है, और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी 2019 का बिल है, मैरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी तरमीमी बिल 2020 है, और उसके निजकारी कमीशन है, कोरोना के दौरान इम्तनाए ज़ख़ीरा अंदोज़ी और वक़्फ़ इमलाक व खराती इदारों की रजिस्ट्रेशन का बिल है, पार्लियामेंट के ये तमाम जो बिल है, इसमें ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल है, निजी सूद की ममानत का बिल है, हेल्थ वर्कर्स की लाजमी वैक्सीनेशन का बिल है, यूनानी होम्योपैथिक हर्बल प्रैक्टिशनर्स बिल है, और सेफ्टी बिल है, फूड सेफ्टी, और इस्लामाबाद में कानून किराएदारी, इस्लामाबाद में जिस्मानी सज़ा की ममानत का बिल है, और इस तरह के और कुछ 2-4 बिल जो हैं इसमें शामिल हैं। 43 बिल्स जो हैं वो लिस्ट किए गए हैं। अब इसमें से 10 पेश किए जाते हैं, या फिर आर्मी रिकॉर्ड बनाया जाएगा 43 बिल्स, क्योंकि मेरा ख्याल है वो कहते हैं कि पता नहीं कितनी दफा बनाएंगे। मेरी बात सुनिए, कल एक सिटिंग में 43 बिल तो पास नहीं हो सकते। हर बिल को पढ़ना है, एक चीज को पढ़ना है, एक चीज को पास कराना, मुर्दा साहब ये पॉसिबल नहीं होना। मेरा ख्याल है कि 10 से 11 बिल है जो ये पेश करेंगे। अच्छा
नहीं ये भी हो सकता है ना, एक लाइन पढ़ी जाए कि इसमें 43 बिल हैं, हाँ करें या ना करें। नहीं सर, इससे नहीं होता, वो पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा सर। ये अब टेस्ट मैच को T20 बनाना कोई आसान काम तो नहीं है, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल मैंने भी तो पढ़ दी है 2 मिनट में। सर इन पर मेरे और आप बाबर साहब से वोटिंग अगर करवाएंगे तो उसी में हमारा प्रोग्राम गुजर जाएगा। कुछ आगे भी तो पढ़ देना, इस शिक वाइज भी तो कुछ चल रहा है कि नहीं। लेकिन बहरहाल आप सही कह रहे हैं कि पता कोई नहीं है, जिस तरह इत्तेहादियों को मना लिया गया है। लेकिन समा साहब इससे आगे मरला है, ये जो अपोजिशन इकट्ठी हो रही है उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि इन्होंने इसको अदालती तौर पे चैलेंज करना। अच्छा वैसे इसको लीगली चैलेंज करना है इसके, और वो सबसे अहम है कि उसमें सारी पॉलिटिकल अपोजिशन की है उसमें फ्रीक बने। सर मैं माजरत चाहता हूँ और ब्रेक लेनी है, और एक माजरत का जिक्र हमने ब्रेक के बाद करना है। फवाद चौधरी साहब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ने मुआफ़ी मांग ली है। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन से मुआफ़ी मांग ली है। मामला ये है कि जी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एतराज़ात आए गए थे कि जी इलेक्शन कमीशन पार्टी बन रहा है, ये एक माउथ पीस बन चुका है अपोजिशन का, इस तरह से नहीं होना चाहिए, इदारा रहे। और सारा मामला था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, जिस पर एतराज़ात इलेक्शन कमीशन की तरफ से आए थे, और उस पर बड़े सख्त रिमार्क्स आए थे फवाद चौधरी साहब से, तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हमने देखा कि दीगर वज़रा की तरफ से भी आ गया। स्वाति साहब का तो इनसे भी ज़्यादा सख्त था बयान कि शायद इनको फिर आग लगा देनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को, इस तरह उन्होंने बात की थी बड़ी सख्त। तो अब गुलाम रज़ा साहब, मेरा ख्याल है कि अब ये मामला ख़त्म समझा जाए, क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने माफ़ी मांग ली है। एक बयान था उस पर उन्होंने कहा जी मतलब नौकरी भी है, बहुत से बयान दे दिए जाते हैं, अलबत्ता रिमार्क्स ज़रूर इलेक्शन कमीशन के कोई उनके हक़ में नहीं है, रिमार्क्स हैं। अब आगे क्या हो सकता है? मेरा तो ख्याल है कि अब शायद मामला ख़त्म हो जाए। अनकंडीशनल माफ़ी मांगी है। देखिए सबसे अहम बात तो ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में हमें ये बात बड़ी अजीब सी लगती है कि ताकतवर जो होता है वो जब अपने से बड़े या अपने से ज़्यादा ताकतवर के सामने जाता है तो वहाँ भीगी बिल्ली बन जाता है, और जब अपने से कमज़ोर के सामने आता है तो या किसी को कमज़ोर समझता है तो वहाँ पे वो हाथ भी उठाता है और गाली भी देता है। तो ये कॉल ऑफ फेल का तजाद है, ये नहीं होना चाहिए। आप रहनुमा कहलवाते हैं, आप तर्जमान कहलवाते हैं, आप माउथ पीस कहलवाते हैं। इस हुकूमत के माउथ पीस का उन्होंने कहा मेरे पास किरदार है जी। और इसमें मेरे पास कुछ इस तरह की बातें करनी पड़ जाती हैं, लेकिन मैंने गाली नहीं दी। यानी कि मुझे लाइसेंस मिल गया है कि मैं जो मर्जी करता नहीं। लेकिन एक चीज़ तो गुलाम साहब आप अप्रिशिएट कर रहे हैं कि चले ताकतवर के सामने माना इलेक्शन कमीशन का मतलब है ताकतवर है हुकूमत से। मैं देखें आईनी इदारा है ना, वो नाहल कर सकता है, वो इस हवाले से बहुत सारे ऐसे अहकामात जारी कर सकता है, वो मुअत्तल कर सकता है, वो उनके असासों के हवाले से बहुत सारी चीज़ें, जो एक समी इब्राहिम साहब का केस है उस केस को वो उठा सकता है। इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के पास बेशुमार इख्तियारात हैं। बिल्कुल सही। वहाँ पे अनकंडीशनल अपॉलॉजीज, और जहाँ पे हाथ उठाए हैं, जहाँ पे गालियाँ दी हैं, वहाँ पे उनके साथ नहीं माजरत। वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, यानी कि गरीब हो तो उसका गिरबान पकड़ लो, अमीर हो तो उसके पाँव पड़ जाओ। ये है हालत हमारी। अच्छा ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। ये जो आर्टिकल 162 है, ये यही दलालत करता है, ये यही कहता है कि आपका कॉल ऑफ फेल एक होना चाहिए, आपको सादक और अमीन होना चाहिए। आप जो अपनी ज़ुबान से बात करें, अपने अमल से वो चीज़ें साबित करें। अब वहाँ से निकल आए हैं, चंद दिनों के बाद आप देखेंगे फिर इसी तरह के बयानात होंगे, फिर इस तरह की कार्रवाइयाँ होंगी। अगर आप ज़रा आज़म स्वाति साहब को ही देख लें, उनके पास साल एक पहले वो गरीबों को मारने और गरीबों के घर उजाड़ने और उनको वहाँ से निकालने ज़मीनों से और उनके ऊपर हाथ उठाने तक के बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो वहाँ पे हुए। और उसके बाद फिर वो जाके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया तो वो माफ़िया मांग रहे थे वहाँ। फिर हमने देखा कि वो माचिस लेके फिर रहे थे कि अभी मैं तीली लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आग लगा देनी है। तो वो उसके बाद फिर आप देखें, अब शायद अभी इन्होंने माफ़ी मांगी। अच्छा अभी तो वो भी माफ़ी मांग लेंगे। ठीक है, तहरीरी बयान मांग लिया, तहरीरी माफ़ी मांग लिया इलेक्शन कमीशन ने। बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जाहिर है कि बाबर डोगर साहब,
अच्छा उसामा साहब, ये मुझे हैरानगी है कि क्यों जो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है उसको इस तरह के फाउल माउथ जो हैं वो क्यों उसको बड़े पसंद आते हैं कि जो गालियां दें, जो उन्होंने कहा गाली नहीं दी, लैंग्वेज इस्तेमाल करें। यार नवाज शरीफ के दौर में भी यही था, वहाँ पर भी जब ये जो जाते थे सारे जो तलाल चौधरी हो गया या दूसरे जो लोग थे वो बाहर जब जजों को गालियां देते थे और जब मियाँ साहब के पास जाते थे तो मियाँ साहब उनके माथे चुमा करते थे, उनको शाबाश दिया करते थे कि ये मेरी टीम है, ये मेरे लोग हैं जो मेरे लिए बोलते हैं। तो यही दानियाल, यही तलाल, ये कहाँ से आए थे? इनका क्या ताल्लुक था नून लीग से? एकदम वो सबसे ज्यादा करीब हो गए मियाँ साहब के। मसला ये थी कि जो निहाल आशमी, जो मियाँ साहब की दिल ख्वाहिश होती थी ये वो जाके बातें सारी बाहर कर दिया करते थे। अनफॉर्चुनेटली ये जो तब्दीली सरकार आई, ख्याल था कि इमरान खान साहब की एक पढ़ी लिखी टीम होगी, समझदार टीम होगी, उन्होंने इससे भी रिवर्स चले गए और इससे भी 2 हाथ आगे चले गए। शहबाज गिल की जुबान देख लें। अब भी आप मुझे एक बात बताएं कि फैसल वाडा, राना शमीम साहब ने जो नोटिस दिया, मेरा उससे लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जो उन्होंने उसके बारे में जुबान इस्तेमाल की है कल, क्या ये जुबान इस्तेमाल करने वाली थी? मेरा मतलब है कि वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस चीज़ का भी नोटिस लेना चाहिए था कि जनाब आप भी इधर आ जाएं। आप वैसे डॉक्टर साहब आप भी अरसा हो गया इस सहाफ़त में, 2.5 डेकेड्स हो गए हैं, 25-26 साल, मुझे भी इतना ही वक्त हो गया। आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा हमने देखा 90s का दौर था, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज आपस में तबर्रा करते थे, बड़े एक दूसरे की ले दे करते थे, लेकिन जो ये रुख इस्तेमाल हुआ है 2016 से ऑनवर्ड आज तक, मैंने तो ये अपने जो होश व हवास वाला मेरा वक्त है इसमें मैंने इस तरह की गंदी ज़ुबान, इस तरह के बयानात और इस तरह का झूठ और इस तरह के धौंस धांधली थप्पड़ और ये मैंने नहीं देखा, कभी नहीं देखा। होते रही हैं चीज़ें, अगर किसी गलती हो जाती थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी गुलाम मुर्जा साहब नून लीग ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। मोहतरमा के बारे में जो कैंपेन इन्होंने चिलवाई है ना, वो हम यहाँ पे बयान भी नहीं कर सकते, तो लोगों को बता भी नहीं सकते कि जो लैंग्वेज ये यूज करते रहे हैं। सर असेंबली में भी हमने देखा है, वहाँ भी गालम गलोच काफ़ी हुई है, असेंबली के बाहर भी है और बहुत से हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी गैर पार्लिमानी जुबान इस्तेमाल की हुई है, ट्रैक्टर ट्रॉली, लेकिन ये बढ़ता चला गया। ये तो अदारों को नहीं छोड़े, ये तो अदारों को टारगेट करना शुरू हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को टारगेट करना। इलेक्शन कमीशन ने कहा रिमार्क्स में कि जी ऐसी नौकरी देख रहे हैं जिसमें गाली देना शामिल है, जिस पर वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने कहा जी गाली देने के इल्ज़ाम की उन्होंने तरदीद की, उन्होंने कहा जी मैंने गाली नहीं दी। तो वो यानी गाली से नीचे वो कहते हैं जी चलो कुछ हो गया तो गलती मान लेते हैं, गाली कम अज़ कम उन्होंने दी, वो ये कहते हैं जी गाली नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे थे कि आप गाली तक जाना चाहते हैं और समझते हैं कि जी गाली होगी तो वो गलत है, उससे नीचे कुछ भी कह दिया जाए। उसामा साहब इलेक्शन कमीशन को जिलाने की बात कर दी, चीफ इलेक्शन कमीशन को इस्तीफ़ा उनसे मांग लिया, उनका जी आप माउथपीस बने हुए हैं अपोजिशन का और इतना ही शौक है तो आप फिर सियासत में आ जाएं। जी सियासत में आ जाएं। अब पीछे और क्या रह गया? अब माँ बहन की गालियाँ तो नहीं होती, ये किसी इदारे को बिलिटल करना, उसको कंट्रोवर्शियल करना, और कंट्रोवर्शियल कर भी कौन रहा है? वो हुकूमत कर रही है, हुकूमती मिनिस्टर कर रहे हैं। अब समझ आ गई सर, अब तो और वो भी वो इलेक्शन कमीशन जिसको आपने खुद अपॉइंट किया है, किसी और ने अपॉइंट नहीं किया, और उसके जो उसका ब्रदर लाया उसको आपने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद लगाया हुआ है, और उसके बाद आप उसको गालियां भी दे रहे हैं। अगर वो आपकी मर्जी के ताबे हो जाए तो कान हो गए ना। अब तो मेरा ख्याल है इसका मतलब ये है कि अदारे इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते, अदारों को वही करना पड़ेगा। नहीं, इदारा अगर खड़ा हो जाए, देखें आपने डिस्का इलेक्शन में देखा है, अभी इदारा खड़ा हुआ, माफी मांगी है, तो इसका मतलब आइंदा के लिए अब नसीहत हो गई होगी। क्यों गुलाम रज़ा साहब, आजम स्वाति साहब भी मुझे लगता है यही करेंगे, वो भी रिटर्न दे देंगे, ये भी रिटर्न दे देंगे, तो उसके बाद शायद आइंदा जरा सोच समझ कर बात होगी। वो पंजाबी की एक कहावत है उसामा गाजी साहब कि चिड़ी का बच्चा अगर आलने चो गिर जाए ना एक बारी तो वापस नहीं रखा जाता, उत्थे वापस जाता ही नहीं आलने च। जिनकी जुबान खुल जाए उनकी जुबान बंद नहीं होती। लेकिन मुर्जा साहब जब गवर्नमेंट बंद नहीं होती, जब गवर्नमेंट माफिया मांगने पे आ जाए ना, तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है ना अब वो भी अपने इख्तिताम को पहुंची हुई है। ये भी याद रखिएगा। ये जो मिनिस्टर कल आगे बढ़ चढ़ कर जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे, ये जो माफिया मांगने पे आ गए ना, इसका मतलब ये है कि सूरत हाल बहाल तब्दील हो रही है। अच्छा चलें देखते हैं आप, सूरत हाल जी तब्दील हो रही है और कुछ ही देर में आप हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।
अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।